अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शाहज़ा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। जैसा कि आपने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि मैं फ़िज़िक्स पर सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड करूं, आपको सारी बेसिक समझाऊं, आपको बताऊं ग्राफ्स कैसे होते हैं, आपके अगर एंगल दिया हो तो आपने किस तरह से स्लोप को फाइंड करना है, एरिया किस तरह से फाइंड करना है, सारी लेक्चर पर टिप्स और सारे ट्रिक्स पर फिज़िक्स की हम बात करें, सारी शॉर्ट लिस्टिंग पर बात करें। तो आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम फिज़िक्स को अपनी को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक ग्राफ है जिसके अंदर एक्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाई होगा, तो तब हमारे पास ग्राफ की स्लोप जो होगी वो कांस्टेंट होगी और वो डायरेक्टली पास कर रही होगी एक्सिस से, यानी वो जीरो से पास कर रही होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है बेसिकली कांस्टेंट ग्राफ, जो हर किसी को पता है ये नॉर्मली होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी अपना ऐसा ग्राफ जो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाले का बनता है। ठीक है जी, जो मैंने डॉटेड वाली लाइन आपको शो की हुई है, ठीक है, ये हमारे पास है जी y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है x के। जब हमारे पास y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है x के तो हमारे पास ये डॉटेड वाला ग्राफ बनता है। ठीक है, और इस ग्राफ को हम कहते हैं जी हाइपरबोला। ठीक है, ये हमारे पास है जी हाइपरबोला का ग्राफ। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में हाइपरबोला ग्राफ बनता है। अगर वही क्वांटिटी जो है वो अंडर रूट के अंदर आती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में, तो ये ग्राफ हमारे पास हाइपरबोला जो हमारा नॉर्मली ग्राफ बन रहा था उससे थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाता है। और अगर उसी क्वांटिटी का स्क्वायर हो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में, तो वही ग्राफ थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाता है। तो ये थी कुछ बेसिक सी बात आपके ग्राफ की। कांस्टेंट होगा तो इस तरह का होगा, अगर तो आपका ग्राफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इस तरह का होगा। अब आ जाते हैं हमारे पास ये एक फॉर्मूला है जी, टाइम इज इक्वल टू 2π√L/g का। ठीक है, अगर हम टाइम और लेंथ के दरमियान में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो किस तरह का बनेगा। ठीक है जी, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लेंगे हम L के और 1/2 कर देंगे, यानी उसका अंडर रूट है। ठीक हो गया, अगर तो हम 1/2 करते हैं तो तब ये ग्राफ हमारे पास पैराबोला का ग्राफ बनेगा। ठीक है, इस तरह की शेप होगी इसकी। लेकिन अगर हम इसी ग्राफ को इस तरह से ड्रॉ करना चाहते हैं कि हम कहेंगे कि टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट L। ठीक है, अगर तो हम इस तरह से ग्राफ को प्लॉट करना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो भी हमारे पास 1 है और इसकी वैल्यू जो है वो भी हमारे पास 1 है। तो तब हमारे पास ग्राफ जो है वो एक्सिस में से पास करेगा, स्ट्रेट लाइन होगा और ये हमारे पास स्लोप भी कांस्टेंट शो करेगा। तो ये बात आपने याद रखनी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक हो गया, उसके बाद हम आ जाते हैं कि जी हमारे पास कुछ ग्राफ्स हैं, ये देखें जैसे ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है आपके लिए टाइम और लेंथ का। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, तो ये हमारे पास एक्सिस में से 0 में से पास कर रहा है और इसकी स्लोप हमारे पास कॉन्स्टेंट है। ठीक हो गया, ये आपकी स्लोप कांस्टेंट आ गई। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि स्लोप बेसिकली होता क्या है। अब आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट भी लेना है। हमारे पास स्लोप होता है y/x, यानी आपका जो y एक्सिस है ओवर x एक्सिस, इसको हम कहते हैं स्लोप। ठीक है, तो इस तरह से आपने स्लोप फाइंड करनी है। अब हमारे पास कुछ स्लोप के मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स बता रही हूँ, आप अपने सारे फॉर्मूलाज पर इसको अप्लाई करके अपनी स्लोप बना सकते हैं, अपना एरिया बना सकते हैं फॉर द प्रैक्टिस। तो आपने इसको ज़रूर प्रैक्टिस करना है क्योंकि इस तरह के MCQs MD कैट में आते हैं। हर साल इस तरह के 1-2 MCQ ज़रूर आए होते हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पर हमारे पास चार्ज है जी आपके y एक्सिस पर और वोल्टेज है आपके जी x एक्सिस पर। ठीक है, अगर मैं चार्ज यानी y/x करती हूँ, ठीक है जी, मैं y/x करती हूँ यानी चार्ज ओवर वोल्टेज करती हूँ, तो वो कैपेसिटेंस के इक्वल आता है। तो यानी अगर वो आपसे पूछें कि चार्ज ओवर v की स्लोप क्या होगी, तो हम बताएंगे कि उसकी स्लोप कैपेसिटेंस के इक्वल होगी। ठीक हो गया, देन अगला एक ग्राफ देख लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास x है यानी डिस्प्लेसमेंट है और हमारे पास t है एज अ x एक्सिस। तो अगर हम इसको y/x कंसीडर करते हैं तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम आ जाएगा जो वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो ये वेलोसिटी स्लोप को शो करेगी। नेक्स्ट पर हम देख लेते हैं कुछ एंगल है हमारे पास। अगर तो हमने स्लोप को फाइंड करना है एंगल के साथ, तो फिर किस तरह से फाइंड करना है। हमारे पास स्लोप का जो एंगल होता है दैट इज़ tan थीटा। तो tan थीटा के साथ हम स्लोप को फाइंड करते हैं। ये हमारे पास होती है tan थीटा जो स्लोप को फाइंड करने में हेल्प करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तो हमारे पास 30 डिग्री आता है tan थीटा तो वो 1/√3 होता है। अगर 45 डिग्री है तो 1 इक्वल होता है और अगर 60 डिग्री है तो √3 के इक्वल होता है। तो ये वैल्यूज़ आपको याद करनी है, दीज आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्लोप फाइंड करने के लिए, स्लोप के क्वेश्चन के लिए ये आपको वैल्यूज़ आनी चाहिए कि tan थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है। और बाद में मैं आपको साइन और कॉस थीटा की वैल्यूज़ भी बताऊँगी कि वो किस तरह से आपने याद करनी है।
अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर उन्होंने हमें दो दी हुई हैं आपके एंगल, ठीक है, एक R1 है एक R2 है। जो R1 है उसका एंगल उन्होंने 30 डिग्री दिया हुआ है, R2 का एंगल उन्होंने 60 डिग्री दिया हुआ है। उन्होंने कहा स्लोप फाइंड कर दे, रेशियो ऑफ द स्लोप फाइंड कर दे, R1 ओवर R2, ठीक है। हमने R1 ओवर R2 लिख लिया, हमने tan जो था वो 30 लगा लिया R1 का और tan 60 लगा लिया R2 का, ठीक है। जो हमारे पास 30 डिग्री है वो किसके इक्वल था, वो था 1/√3 के इक्वल। हमने उसकी जगह लगा लिया 1/√3, ठीक है, 1/√3 लगा लिया। जो हमारे पास 60 डिग्री है वो √3 के इक्वल है, तो उसकी जगह हमने √3 लगा लिया। अब ये √3 नीचे आके जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दो स्क्वायर हो जाएंगे, तो स्क्वायर के साथ हमारे पास अंडर रूट कट जाएगा, तो 1/3 जो है वो आपकी रेशो आ जाएगी स्लोप की, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो ये एंगल जो है, ये 3 एंगल ये आपने याद रखने हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हम आ जाते हैं जी नेक्स्ट पे, जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ एरिया। हमने एरिया को किस तरह से फाइंड करना है। अगर हमें कोई ग्राफ दिया होता है तो वो कहते हैं इसका एरिया फाइंड कर दे, तो हमने एरिया किस तरह से फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा स्लोप किस तरह फाइंड करनी है, अब हम देखेंगे कि हमने एरिया किस तरह से फाइंड करना है। आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है जी। अगर वो कहते हैं एरिया फाइंड कर दे, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया 1/2 लेंथ इंटू विड्थ होता है, यानी 1/2 एक्स और वाई, ठीक होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। अब ये हमारे पास एक और ग्राफ है जिसके अंदर एक हमारे पास 1 है, ठीक है, वो उसका एरिया इतना है। जितना भी ग्राफ के नीचे एरिया आएगा आपने लाइन ड्रॉ करके देख लेना है, उतना उसका एरिया होगा, ठीक है। वो कहता है कि 1 का एरिया ज़्यादा है या 2 का एरिया ज़्यादा है। अब आपने कैलकुलेट नहीं करना, आपने सिर्फ देख के बताना है कि किसका एरिया ज़्यादा है। तो अब आप खुद देखें कि जो हमारे पास 2 वाला है ग्राफ, उसका एरिया यहाँ से शुरू होकर ये सारा कवर कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास 2 वाले का ग्राफ है, जबकि जो हमारे पास 1 वाला है उसका एरिया सिर्फ इतना कवर हो रहा है। तो कौन ज़्यादा वर्क कर रहा होगा, किसका ज़्यादा एरिया है। ऑब्वियसली हमारे पास 2 वाले का एरिया ज़्यादा है, तो हम देख के ही मार्क कर देंगे कि हमारे पास 2 वाले का एरिया ज़्यादा है, 2 वाले ग्राफ का एरिया ज़्यादा है, ठीक हो गया। देन हमारे पास आ जाता है कि अगर हमारे पास वैल्यूज़ उन्होंने दे दी हों तो हमने एरिया किस तरह से फाइंड करना है। तो एरिया हमारे पास होता है जी 1/2, हमने उसको एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर देना है, तो यानी हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। तो एरिया हमारे पास अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू द वर्क डन, ठीक है। तो अगर वो पूछते हैं कि एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू, तो आपने लिखना है वर्क डन के इक्वल होता है। इस तरह से आपने डिफरेंट क्वांटिटीज़ को प्रैक्टिस करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक और ग्राफ जिसके अंदर हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है। तो अब वो पूछता है इसकी स्लोप क्या है, तो इसकी स्लोप हमेशा 0 होती है, ठीक है। इस वाले ग्राफ की जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, ठीक है जी। इस वाले ग्राफ की जो हमारे पास स्लोप है वो 0 है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाता है जी एरिया। अगर हमारे पास स्क्वायर के अंदर ग्राफ दिया हुआ है तो अब एरिया कैसे फाइंड करना है। इसमें आपने सिंपली उसको लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। लेंथ इंटू विड्थ को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ट्रायंगल के अंदर हमने 1/2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ का फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद हमारे पास एक और ग्राफ है, इस तरह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके वो एरिया अंडर द ग्राफ पूछ लेते होते हैं। आपके पेपर में कई बार आ जाता होता है, आपके टेस्ट वगैरह में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। स्टेप के जो बच्चे टेस्ट देते हैं उनके टेस्ट में तो हर बारी में ये क्वेश्चन आता है, जो वर्क एनर्जी वाला टॉपिक होता है उसके अंदर आता ही आता क्वेश्चन है। तो इसको किस तरह से फाइंड करना है। अब आपने एक ट्रायंगल आपके पास ये है, एक ट्रायंगल आपके पास ये है और एक आपके पास ये रेक्टेंगल बन रहा है दरमियान में। अब आपने डिफरेंट तीनों का एरिया फाइंड कर लेना है और तीनों को ऐड ऑन कर लेना है। अब एरिया हम देखते हैं, अब यहाँ से हमारे पास यहाँ तक वैल्यू अगर 5 है तो यहाँ तक हमारे पास 10 है और यहाँ तक हम देख लेते हैं जी 15 है, सॉरी यहाँ तक 15 है और यहाँ तक हमारे पास 20 हो जाती है, ठीक है। यानी 5 और 5 है और इधर तक 10 है, ठीक हो गया। ये वाला जो है इसको हम 5 कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे 5 ही है। अब एरिया हमने किस तरह से फाइंड करना है, मैंने लगाना है 1/2। अब मेरे पास ये कितनी है 5, मैंने इसकी विड्थ देखनी है कितनी है 5। अब ये मेरे पास एक का एरिया आ गया। अब मैंने इसका एरिया देखना है कितना है। अब उसने कहा यहाँ 15 है और यहाँ 5 है। मैंने 15 में से 5 को माइनस करना है क्योंकि मुझे सिर्फ ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। यहाँ 0 था और यहाँ से यहाँ तक 5 था, मैंने सिर्फ इतने का कैलकुलेट करना है एरिया। तो मैंने 15 में से 5 को माइनस करना है, मैंने लिखा 10 इंटू 5,
ठीक हो गया, ये 5 था हमारे पास। उसके बाद मैंने ऐड ऑन किया, मैंने फिर 1/2 लिखा, ठीक है। अब 20 में से 15 को माइनस करके मेरे पास आता है 5 और ये आता है मेरे पास 5। अब इस तरह से मैंने जो एरिया कैलकुलेट किया होगा ये हमारे पास एक्यूरेट एरिया होगा इस ग्राफ का। तो आपने हमेशा इस तरह से एरिया को कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास एक और नीचे ग्राफ दिया हुआ है जिसके अंदर सर्कल दिया हुआ है और उसने उसको कहा है कि एरिया फाइंड आउट करें। अब हमने देख लेना है कि हमारी वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, यहाँ 5 होगी, यहाँ 10 होगी। तो अब हमने देख लेना है कि जी हमारा जो एरिया है ये पूरा हमने देख लेना है। ये हमारे पास पूरा होता है जी डायामीटर। अब ये इसका आधा जो होता है उसको हम रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो रेडियस एरिया जो होता है स्क्वायर जो सर्कल का वो हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर हमारे पास पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 है। आर की वैल्यू हमने देख लेनी है। देखें अगर हम 10 में से 5 को निकालते हैं तो 5 आता है, 5 का भी आधा करें तो 2.5 आता है। तो हमने लगा लेना है जी 2.5 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी एरिया अंडर द सर्कल। तो इस तरह से आपने एरिया अंडर द सर्कल को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट पर जी हमारे पास आ जाती है कुछ स्लोप वाले जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कई बार आपको इस तरह का ग्राफ दिया होता है स्लोप पूछ लेते हैं, इस तरह का ग्राफ दिया होता है स्लोप पूछ लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है इस तरह का ग्राफ, यहाँ पर स्लोप 0 है, ठीक है। जो हमारे पास इस तरह का ग्राफ है उसके अंदर स्लोप कांस्टेंट है। अब ये आ जाता है ये वाले ग्राफ में क्या होगी और ये वाले में क्या होगी। आपने क्या करना है, आपने स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर लेनी है यहाँ से यहाँ तक। आपका पहले एंगल ये है, फिर ये है, फिर छोटा होता जा रहा है। अगर आपका एंगल छोटा होता जा रहा है तो आपकी स्लोप जो है वो डिक्रीजिंग है, आपकी स्लोप भी कम होती जा रही है। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं आपकी स्लोप कम हो रही है अगर आपका एंगल कम हो रहा है। यहाँ ड्रॉ करके देखें, ठीक है। पहले आपका एंगल ये है, फिर आपका एंगल ये हो गया, फिर आपका एंगल ये हो गया। आपका एंगल इंक्रीज कर रहा है यानी आपकी स्लोप भी इंक्रीज कर रही है। तो इस ग्राफ के अंदर आपकी स्लोप इंक्रीज कर रही है और इस ग्राफ के अंदर आपकी स्लोप डिक्रीज कर रही है। तो ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़। तो आपके पास आपने लिख लेना 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। और ये कॉस थीटा है और ये साइन थीटा है, ठीक है जी। साइन 0 0 होता है जी, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 जो है हमारे पास √3/2 और जो साइन 90 है वो 1 के इक्वल होता है। कॉस की साइड से देखें, कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, कॉस 45 जो है वो 1/√2 होता है, कॉस हमारे पास 60 1/2 होता है एंड कॉस 90 हमारे पास 0 होता है। तो ये वैल्यूज़ भी आपने याद रखनी है। एक तो आपने ये वाली वैल्यूज़ याद रखनी है, ये 3 वैल्यूज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टैन थीटा की वैल्यूज़ हैं। उसके बाद आपने ये सारी वैल्यूज़ याद रखनी है जो आपकी कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू है। अब आपका जो 1/2 होता है वो 0.5 के इक्वल होता है, जो आपका 1/√2 होता है वो 0.7 के इक्वल होता है और √3/2 जो है वो 0.86 के इक्वल होता है। तो ये वैल्यूज़ भी आपने याद रखनी है क्योंकि कई बार क्वेश्चन में इस तरह से पूछ ली जाती है, फिर आपको कन्वर्ट करने में बड़ा मुश्किल होता है कि √3/2 किसके इक्वल होगा, 1/√2 किसके इक्वल होगा। तो आपने ये वैल्यूज़ भी याद रख लेनी है। नेक्स्ट पर हमारे पास है जी 30 डिग्री जो है वो इक्वल होता है पाई/6 रेडियन के, 45 डिग्री जो है वो पाई/4 रेडियन के एंड 60 डिग्री जो है वो पाई/3 रेडियन के इक्वल होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको किस तरह से याद कर रखना है। 30 है तो उसकी जगह 6 लगा देना है पाई/6, 45 है तो उसकी जगह आपने 4 लगा देना है और 60 डिग्री है तो आपने उसकी जगह 3 लगा देना है। तो इस तरह से आपने रेडियन की वैल्यूज़ को याद कर लेना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट पर हमारे पास कुछ थोड़ी सी बात और रह गई है। हमारे पास वर्क जो है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, ठीक है। हमारे पास जो है साइन जो है साइन 0 जो है 0 डिग्री पर 0 होता है, जबकि जो कॉज है हमारे पास 0 डिग्री पर वो 1 के इक्वल होता है। तो यानी ये मैक्सिमम वैल्यू शो करता है और ये मिनिमम वैल्यू शो करता होता है। तो हमने जब ग्राफ ड्रॉ किया तो जो 0 से शुरू होगा दैट इज़ द ग्राफ ऑफ द साइन थीटा और जो मैक्सिमम से शुरू होगा दैट इज़ द ग्राफ ऑफ द कॉज थीटा। तो ये भी आपने बात याद रख लेनी है। उसके बाद जी अगर आपको इस तरह से उन्होंने दिया होता है कि ये है एंगल है, अब आपने उसके कंपोनेंट फाइंड करने हैं, कभी वो आपसे एक्स वाला कंपोनेंट पूछ लेते हैं, कभी वाई वाला कंपोनेंट पूछ लेते हैं, तो आपने किस तरह से ये सारे ड्रॉ करने हैं अब मैं इसमें आपको बताती हूँ। अब ये
ये एक लाइन है, ये आपका एफ फैक्टर है यानी फोर्स का फैक्टर है और ये थीटा है। आपने एक जो आपका एफ वेक्टर होगा या कोई भी वेक्टर होगा उससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। जो आपका थीटा जहाँ पे होगा, थीटा के बिल्कुल सामने वाली जगह पे आपने एफ साइन थीटा लिखना है, एंड जो बाकी बची हुई जगह होगी वो एफ कॉस थीटा होगी हमेशा। थीटा के सामने वाली जगह हमेशा साइन थीटा, यहाँ देखें ये हमारे पास थीटा है, ठीक है। थीटा के सामने वाली जगह साइन थीटा और ऑपोजिट वाली जगह को कॉस थीटा कंसीडर कर लेना है। अब आपको वो जो भी फैक्टर कहेगा कि आपने कैलकुलेट करके देना है एक्स फैक्टर या वाई फैक्टर, तो आपने उस लिहाज से अपने फैक्टर को कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। ये था हमारा आज का सारा बेसिक लेक्चर जिसके अंदर हमने सारे ग्राफ्स को डिस्कस किया है कि अगर आपको स्लोप आ जाए तो किस तरह से कैलकुलेट करनी है, आपको एंगल आ जाए तो किस तरह से कैलकुलेट करना है, आपको एरिया कहें वो ग्राफ में तो किस तरह से कैलकुलेट करना है, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ हो तो क्या शेप होगी, आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ हो तो क्या शेप होगी, आपका पैराबोला कहाँ बनेगा। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने एंड तक देखना है। नेक्स्ट लेक्चर तक स्टे ट्यून्ड, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू सो मच।